हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एटॉम चैप्टर में पढ़ेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। तो इसके पहले जो रदरफोर्ड मॉडल पढ़े थे तो उसमें कुछ कमी महसूस हुई, जो रदरफोर्ड नहीं समझा सके कि एटॉम स्टेबल कैसे होगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा सेंटर की ओर, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, यानी एनर्जी छोड़ेगा, तो धीरे धीरे उसका स्पीड घटते घटते, रेडियस घटते घटते वो जंप कर जाएगा न्यूक्लियस में, यानी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा एटम का। लेकिन एटम का तो एग्जिस्टेंस ख़त्म होता नहीं है, एटम तो वैसे ही एटम बना रहता है। तो इस चीज़ को बोर साहब नहीं समझा सके, तो ये रदरफोर्ड साहब नहीं समझा सके। तो इसी बात को लेकर के बोर साहब ने आगे उस पर अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया कि क्लासिकल और अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट, क्लासिकल माने जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था पहले से, मान लीजिए न्यूटन वगैरह के समय से ही जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था वो हुआ क्लासिकल कॉन्सेप्ट। और उस समय थोड़ा सा क्वांटम कॉन्सेप्ट भी हल्का डेवलप हुआ था, जबकि बोर के समय से ही समझिए कि क्वांटम कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा माने वो स्टेबल होने लगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफ़िकल्टी थी, दिक्कत मतलब कि स्टेबिलिटी को वो नहीं समझा सका था, तो उस प्रॉब्लम पर मतलब जो बोर साहब ने अपना जो भी सोच के निकाला, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा दूर हो गया, जिसमें कि उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट से उन्होंने बोर वाले डिफ़िकल्टी को दूर किया, ये रदरफोर्ड वाले डिफ़िकल्टी को दूर किया। रदरफोर्ड का डिफ़िकल्टी बने स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो मेन बात पहले था। स्पेक्ट्रम वगैरह तो वो तो दूसरी बात है, वो तो आगे भी और प्रॉब्लम होगा, देखिएगा। लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में तो इसीलिए लिखा हुआ है पहला लाइन, द डिफ़िकल्टी इन एक्सेप्टिंग रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटॉम वाज सरकमवेंटेड बाय बोर। मैंने जो डिफ़िकल्टी रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सेप्ट करने में था, उस पर विजय प्राप्त किया, सरकमवेंट किया, कहने का मतलब उसको सॉल्व किया ये बोर ने विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल एंड ये अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या 3 पोस्टुलेट्स दिया बोर साहब ने। 3 पोस्टुलेट्स को बोर्स पोस्टुलेट्स कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि बोर के कौन कौन पोस्टुलेट्स हैं या कौन 3 पोस्टुलेट्स हैं, ऐसा आता है। और इस 3 में भी एक ठो नंबर 2 जो है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए पहला कौन ये क्या दिया था पोस्टुलेट, कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है। ये रदरफोर्ड में तो स्टेबल वगैरह का कोई बातें नहीं था। इसमें है कि बोर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है और उस स्टेबल ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और ऐसे स्टेबल ऑर्बिट को ही कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये पहला पोस्टुलेट बोर का है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही स्टेशनरी ऑर्बिट में, कोई भी स्टेशनरी ऑर्बिट जितना भी हो,
उसमें ही वो घूमता है, उस बीच में नहीं घूमता है कोई और बीच में। तो वो जिस ऑर्बिट में घूमता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। और उसका विशेषता क्या है कि जब वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। यही चीज़ पहला मतलब जो पोस्टुलेट है। और दूसरा पोस्टुलेट है कि जिस स्टेबल ऑर्बिट में वो स्टेशनरी ऑर्बिट में वो घूमता है इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम यानी L, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहाँ h को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं और उसका वैल्यू तो आप पहले से जानते हैं 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। यहाँ लिखा हुआ फिर है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल। और n को क्वांटम नंबर कहते हैं, यानी समझिए ऑर्बिट नंबर। तो L हुआ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस ऑर्बिट में उसका ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वह h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी L = n h/2π, वेयर n = 1 2 3 वगैरह जो है, ये सब आपको, जहाँ n को क्वांटम नंबर कहते हैं। और इस सेकंड पोस्टुलेट को ही बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि बोर्स क्वांटाइजेशन रूल क्या है। तो उसमें लिखना है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम L, मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π का मल्टीपल्स होता है, माने एक्चुअली इंटीग्रल ही मल्टीपल्स का लिए। यानी L = n × h/2π, वेयर n = 1 2 3 एंड सो ऑन। तो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया एंगुलर मोमेंटम। इसी को कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। और तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम सकता है, तो वह ट्रांजिशन भी कर सकता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ भी सकता है। मान लीजिए कि जो हायर एनर्जी का ऑर्बिट है E के, जो ज़्यादा रेडियस पर न्यूक्लियस से रहेगा वो ज़्यादा हायर एनर्जी का ऑर्बिट होगा, जो नज़दीक होगा वो लोअर एनर्जी का ऑर्बिट होगा। तो मान लिया जाए कि जब वह हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका एनर्जी E के है, तो वह लोअर एनर्जी स्टेट वाला जो ऑर्बिट है उसमें भी वो जंप कर सकता है हायर से लोअर में। और जंप करेगा तो उसका एनर्जी घट जाएगा, तो वो एनर्जी गया कहाँ, तो वो एनर्जी जो निकला वो फोटोन के रूप में निकलता है। बात को क्लियरली समझिए, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो जब वो जंप करेगा तो दोनों हायर एंड लोअर एनर्जी स्टेट में जो डिफरेंस रहेगा उतना एनर्जी का एक फोटोन निकलेगा। तो वही चीज़ ये कहता है कि देखिए, an electron might make a transition from one stationary orbit with energy E के। मान लीजिए एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका एनर्जी E के, to other stationary orbit of lower energy EJ,
मान लीजिए ई के से लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट ई जे में आया, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन ए फोटोन इज एमिटेड। फोटोन क्या है? एनर्जी का पैकेट है। कहने का मतलब जितना दोनों में डिफरेंस हुआ, बड़ा माइनस छोटा, जो डिफरेंस हुआ उतना एनर्जी एक फोटोन के रूप में निकलेगा। और वह एनर्जी आइंस्टीन प्लैंक इक्वेशन से दिया जाता है ई के माइनस ई जे। यही ना हुआ डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो इतना का ही फोटोन निकलेगा। और एनर्जी इक्वल टू होता है आइंस्टीन एंड प्लैंक्स इक्वेशन से एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन। और न्यू को सी बाय लैम्डा में बदल दीजिएगा वेवलेंथ वाला में, और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ई के माइनस ई जे इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा। अब ये बात है कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एक फोटोन छोड़ेगा जिसका एनर्जी दिया हुआ है ई के माइनस ई जे इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बाहर से हमने कोई एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी, चाहे हीट एनर्जी, या जो भी एनर्जी अगर हमने दे दिया, तो वह एनर्जी लेके वो हायर ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जिस ऑर्बिट में घूमता था उससे हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। ये भी हो सकता है। वही है आपका तीसरा पोस्टुलेट। ये तीनों पोस्टुलेट बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें सेकंड तो भी आई आप समझिए, क्योंकि उससे आगे सारा कैलकुलेशन उसी पर हो रहा है। देखिएगा, तो ये तीनों पोस्टुलेट हो गया। अब एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। अब हर एक ऑर्बिट का देखिए एनर्जी हम लोग निकालने जाते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ई जो लिखा गया था, ई बराबर माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा लिखा गया था। अब मान लीजिए कि वो उस समय में nth ऑर्बिट में है, तो इसलिए ई एन कर दिया गया, माने एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, और यहाँ भी आर एन कर दिया। बाकी ये सब तो सब कांस्टेंट है ही। तो ई एन इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। अब ये बोर का सेकंड क्वांटाइजेशन रूल को आप यूज कीजिए। तो nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम को भी हम लिख सकते हैं एल एन इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर, यानी मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो चूंकि nth ऑर्बिट में है इसलिए वेलोसिटी में भी n लगा दिया गया, और r में भी n लगा दिया, और l में भी n। तो एल एन माने एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो नहीं बदलेगा, इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इंटू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और ये का क्या कहता है क्वांटाइजेशन रूल से कि एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। देखिए एन एच बाई 2 पाई, तो वो आप बराबर कर दीजिए। अच्छा, अब है हम लोगों को वी एन को आर एन के टर्म में बदल दीजिए, क्योंकि बकिए सब चीज़ कांस्टेंट है, खाली वी एन और आर एन ही इसमें देख लीजिए आप वेरिएबल है ऑर्बिट के हिसाब से। तो वी एन को अगर मैं आर एन में बदल दूंगा तो आर एन का वैल्यू निकल जाएगा, यानी
रेडियस क्वांटाइज हो जाएगा, और रेडियस क्वांटाइज हो गया तो सब चीज़ क्वांटाइज हो जाएगा, हर एक चीज़। तो देखिए उसको कैसे हम Vn का वैल्यू कहाँ से लेते हैं, तो हम लोग जो इसके पहले वाला वीडियो दिए हैं उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r इक्वल टू कूलम फोर्स 1/4πε0E² जो किए थे उससे Vn निकालिए या V निकालिए जो भी, तो वो वैल्यू इतना होगा। और अब आप जो है Rn निकाल लीजिए उससे। कैसे निकालिएगा, तो यहाँ डालिए Vn का वैल्यू, तो m इंटू Vn का ये वैल्यू डालिए, Rn इक्वल टू NH/2π करके आप Rn का वैल्यू निकाल लीजिए जो यहाँ निकाला हुआ है। देखिए Rn इक्वल टू n²h² डिवाइडेड बाय πme², और n जहाँ की आप जानते हैं 1 2 3 क्वांटम नंबर है। अच्छा एक चीज़ यहाँ और भी देख लीजिए, बोर रेडियस भी कभी कभी आता है। बोर रेडियस A0 क्या है, तो पहला ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के पास वाला यानी n इक्वल टू 1 डालिएगा जब R1 हो जाएगा, ये n² 1 हो जाएगा, यानी h² डिवाइडेड बाय πme² हो जाएगा R1। उसी को बोर रेडियस कहते हैं और उसको A0 द्वारा दिखाते हैं, और उसका वैल्यू वही जो बोले n तो हो गया 1a² करके h² बाय πme², तो उसको बोर रेडियस कहते हैं। अच्छा तो अब आपने जब Rn निकाल लिया, यहाँ आइए, Rn जब आप इधर से निकाल लिया, देखिए यहाँ से निकाल लिए हैं, अब एनर्जी वाला में Rn का वैल्यू डाल दीजिए। तो एनर्जी वाला में जैसे ही Rn का एनर्जी तो इतना बराबर होता है, देखिए यही वाला लिखा गया है यहाँ, इतना होता है। Rn का वैल्यू यहाँ से आप डाल दीजिए और आ जाएगा इतना इन टर्म्स ऑफ 1/n²। ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, सब चीज़ कांस्टेंट है, 1/n²। अब n का मान जब दीजिएगा 1 तो पहला स्टेशनरी ऑर्बिट, 2 तो दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी निकलते चलेगा। उसी तरह n का मान 3 4, तो n का मान जब आप 1 दीजिएगा तो एनर्जी स्टेट जो E1 होगा वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगा, वह होगा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। और n का मान जब 2 3 4 वगैरह सब दीजिएगा तो हायर एनर्जी स्टेट हुआ, उसी को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। पहला जो है n इक्वल टू 1 डालेंगे तो वो स्टेट जो सबसे लोअर स्टेट, उसी को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और n इक्वल टू 2 3 4 वगैरह जब डालेंगे तो उसको हायर स्टेट है एनर्जी का मिलेगा, उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। यानी ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट दोनों को मैं समझता हूँ आप समझ गए। तो हम अब निकाल रहे हैं ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का एनर्जी। तो मेरा फार्मूला तो यही है, En इक्वल टू me4 8ε0² h² इंटू 1/n²। n का वैल्यू 1 डाल दीजिए तो पहला ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट वाला एनर्जी निकलेगा, E1 को ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहेंगे। तो इतना n का वैल्यू 1² कर दीजिए। देखिए हैं E तो सब कांस्टेंट है, सबका वैल्यू डालिएगा। m माने इलेक्ट्रॉन का m कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। आइए E माने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ε0 8.854 गुना 10⁻⁻12 जो आप पढ़े हुए हैं कूलम्स लॉ में, और h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻, ये सब वैल्यू दिया हुआ है। करके जो निकालिएगा वह आएगा जूल में,
इसका वैल्यू डाल के जो भी निकालिए, जितना भी आएगा वो आएगा जूल में। और जूल को जो है अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप तो जानते हैं रिलेशन कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है उतना जूल, यानी 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, तो कहने का मतलब उतना जूल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल कितना हुआ? तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वही करके आप इसको जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपको आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो कैलकुलेशन में आप कीजिएगा तो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटॉम के ग्राउंड स्टेट का यानी सबसे पहला नज़दीक जो ऑर्बिट है उसमें जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ग्राउंड स्टेट कहलाता है, यानी सबसे कम एनर्जी। और वो एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस के बारे में आपको पहले भी मैंने शायद इसके पहले वीडियो में चर्चा किया था कि टोटल एनर्जी माइनस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, वह उसके अट्रैक्शन में नहीं रहेगा, वो चल देगा। माइनस रहने के कारण ही वह बाउंड रहता है न्यूक्लियस से, इसलिए घूमता है। तो आपने निकाल लिया ग्राउंड स्टेट यानी E1 का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखिए, तो केमिस्ट्री में भी आप बहुत जगह पढ़े होंगे। अच्छा, तो जनरल फार्मूला अब आप लिखिए। तो जनरल फार्मूला आप लिखिएगा तो En इक्वल टू माइनस ई दे दीजिए E1 का वैल्यू, क्योंकि E1 क्या होता है? इतना होता है ना, इतना, या इधर भी लिखा हुआ है इतना जूल, या इतना मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो En इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n² आया, ई वाला n², ये चीज़ तो कांस्टेंट है ही। तो कहने का मतलब वो सब कैलकुलेट करके इतना आया, तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप n का मान 2 दीजिए तो E2 निकल जाएगा। तो ये E2 कितना होगा? E1 मतलब 13.6 तो E1 का है, तो यानी E1/2²। n बराबर 2 डालिए, E2 निकल जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी। और ये देखिए ये हो जाएगा -13.6/4 यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से E3 होगा, जब इसमें n इक्वल टू 3² डालिएगा, n 3 डालिएगा तो 3² हो जाएगा। 13.6 में 9 से 3² में 9 से डिवाइड करिएगा तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसी तरह E4 इतना आएगा, n का मान 4 रखिएगा, वो ऐसे ही सो ऑन। अच्छा, n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो इन्फिनिटी हो सकता है, तो अगर n का मान इन्फिनिटी रखिएगा तो नेचुरली ई इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट जो होगा उस पर जाकर 0 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0। इसीलिए इन्फिनिटी पर जा कर के 0 हो जाएगा। और आप जानते ही हैं 0 हो जाने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ट्रोटॉन न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं और निकल जाएगा। तो यही आपका है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम और एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप ठीक से सेट करिएगा दिमाग में तो सब निकाल सकते हैं।
इससे पहले वाला भी वीडियो का थोड़ा सा ये सब निकालने के लिए, वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए या रेडियस निकालने के लिए थोड़ा मदद लेके आप दिमाग में सेट कीजिएगा तो सब बिना देखे भी आप मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप वगैरह से शेयर कर दीजिए, उसका भी स्टडी चलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।